मैं तेजस्वी यादव नहीं हूँ। मैं बात वही बोलूंगा जो मैं जानता हूँ। कलम बांटने से क्या होगा आप बताइए। मैं विरोध कर रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए गलत हो सकती है। पत्रकार होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते आप क्या समझते हैं कि कलम बांटने से स्थिति सुधर जाएगी? नीतीश कुमार साइकिल बांट रहे हैं पिछले 20 साल से। नीतीश कुमार बच्चों को पोशाक सरकार के खर्चे से बंटवा रहे हैं, किताब बंटवाया जा रहा है। क्या उससे शिक्षा व्यवस्था बिहार में सुधरी है? अमित शाह का पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जो बयान आया है उसके बाद एक फिर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। कहते हैं नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कौन बनेगा वक्त बताएगा, समय आने पर पता चलेगा। उनको अभी लड़ना है नीतीश कुमार के साथ, तो किसी तरीके से जिसको कहते हैं ढांक तोप के भैया चुनाव लड़ लो। और अगर गलती से सत्ता आ गई हाथ में, किसी तरह मौका मिल गया, तो नीतीश को हटाकर जो जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में किया, अपना कोई व्यक्ति ये लोग बनाएंगे। क्या लगता है इस बार कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के लिए कुछ इस बार मौका है? देखिए, मतलब बिहार की जनता को इतना मूर्ख ना समझा जाए। नीतीश कुमार के रहते हुए वो चाहे उस व्यक्ति में 100 गलती हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप नीतीश कुमार को कोई व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्ट नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और इसी कड़ी में चुनाव आयोग की टीम भी इस वक्त बिहार में है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है वो ये कि आखिर किन कारणों से इस बार चुनाव आयोग जो है चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहा है। एक इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं इस वक्त बिहार में जो चल रहे हैं, और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। नमस्कार प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। आप लगातार बदलाव यात्रा लेकर तो निकले ही हुए हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गई है, लेकिन सबसे पहले आपको हम चुनाव आयोग के ही जो स्पेशल ड्राइव चलाया गया है उसको लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इसको लेकर विरोध हो रहा है कि आखिर किन कारणों से 2003 के बाद पहली बार चुनाव आयोग ये स्पेशल ड्राइव चला रहा है। इसको लेकर बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह की ड्राइव चलाई गई और जैसा कि आप बता रहे हैं 2003 के बाद अमूमन इस तरह की ड्राइव इलेक्शन के ठीक 2-3 महीने पहले चुनाव आयोग नहीं करता है। महाराष्ट्र में और हरियाणा में लोग बताते हैं कि इस तरह का ड्राइव चलाया गया और वहाँ जो परिणाम आए, कुछ लोगों का, खासकर मुख्य विपक्ष कांग्रेस का, राहुल गांधी का ऐसा मानना है, उन्होंने इस बात को पब्लिक डोमेन में रखा है कि इलेक्टोरल रोल के रिवीजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन पब्लिक के परसेप्शन में ये जरूर एक वर्ग में कम से कम ये बात बनी है कि भाई जब आपने रोल बना लिया फिर उसके रिवीजन के लिए लास्ट के 3 महीने में इस तरह का ड्राइव क्यों चलाया जा रहा है। और अगर चलाया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को जनता के सामने मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से स्पष्ट करना चाहिए कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर किया जाएगा, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चुनाव लड़ाने वाले, ये वोटर, उन सबको ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया कराई जा रही है ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए है, किसी एक वर्ग को या किसी एक दल के समर्थकों या विरोधियों को हटाने या जोड़ने के लिए नहीं है। क्योंकि नहीं, चुनाव आयोग की जो कमेटी है वो कह रहे हैं कि बहुत सारे वोटर्स जो हैं जिनका नाम नहीं जुड़ा होगा उनको जोड़ा जाएगा। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया को कैसे किया जाएगा, इसकी पारदर्शिता को कैसे इंश्योर किया जाएगा, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की सहभागिता को कैसे इंश्योर किया जाएगा, उस पर चुनाव आयोग ने कोई टीका टिप्पणी नहीं करी है। और इसी वजह से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, अगर कुछ पार्टियां इसका विरोध करेंगी तो जनता का एक जो वर्ग है, जो वोटरों का एक वर्ग है, उसको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि भाई ये जो प्रक्रिया हो रही है वो टारगेटेड तरीके से किसी को बेनिफिट देने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर को क्या लगता है, क्योंकि कल तेजस्वी यादव नहीं, मैं आपको गठबंधन भी कह रहे थे कि इसमें साजिश हो सकती है, साजिश देखिए आ रही है, सब वही कह रहे हैं। हम जो बात मैं जानता नहीं हूँ, मैं तेजस्वी यादव नहीं हूँ, मैं बात वही बोलूंगा जो मैं जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा आप भी बता रहे हैं कि 2003 के बाद ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये एक नई चीज हम लोग देखने को हम लोग को मिल रही है। तो अगर कोई नया चीज आप ऐड करते हैं तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है, स्पेशली जब महाराष्ट्र में इस तरह की काम को लेकर सवाल उठे हैं और कोई साधारण व्यक्ति, किसी पत्रकार ने नहीं उठाया है, इस देश के मुख्य विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उठाया है कि इस तरह की प्रक्रिया के जरिए चुनाव के जो रोल है, इलेक्टोरल रोल है, उसमें हेरफेर की गई है। तब ये चुनाव आयोग के लिए ज्यादा लाजमी है कि बिहार में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं
तो स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिले, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखे। कोई भी रिवीजन अगर इलेक्टोरल रोल को और बेहतर बनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इस बात से है कि आप किसको जोड़ रहे हैं और किसको हटा रहे हैं। इसके लिए पूरी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। जिनको आप हटा रहे हैं उनको अपील का या उनको अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए, और जिनको आप जोड़ रहे हैं आपके पास इसका प्रमाण होना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्यों जोड़ा जा रहा है। इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन चुनाव तो 3-4 महीने में भाई चुनाव है। देखिए, नहीं, चुनाव तो 3 महीने में ही होता है, इतना बहुत टाइम है, टाइम की कमी नहीं है। यही इलेक्शन कमीशन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पूरे देश का इलेक्शन कराता है। ये तो सिर्फ बिहार का इलेक्शन है। चुनाव आयोग के पास वो संसाधन है, वो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ओर से। अगर वो चाहे तो बिल्कुल इस चीज को, जो भी वो कर रहे हैं, इसको और ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव तरीके से कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन अपनी इस जिम्मेवारी को समझे कि भाई अगर आप इस तरह का आमूल चूल कोई बड़ा परिवर्तन इलेक्टोरल रोल में करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी और लोगों की सहभागिता अगर नहीं होगी तो उससे बड़े पैमाने पर लोगों के मन में ये शक हो सकता है कि आप इस बात को क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव की बात करेंगे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने पटना में छात्र संसद किया, 10,000 जो वहाँ पे छात्र आए थे उनको कलम बांटी, और फिर बहुत सारा उन्होंने अपील किया कि मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। तो क्या लगता है आप? देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को ये अधिकार है कि वो अपने वोटर्स को या जो उनको सुनने को तैयार है उसको अपनी बात रखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तेजस्वी यादव शिक्षा की बात करते हैं तो बिहार की जनता को समझना है कि 15 बरस उनके माँ बाबूजी राजद की, लालटेन की सरकार थी, और शिक्षा व्यवस्था का उन 15 साल में जितना नुकसान बिहार में हुआ है शायद ही किसी दौर में हुआ है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि 3 बरस तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के तौर पर रहे हैं और सरकार की कमान बहुत हद तक उनके हाथ में थी, और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया। अभी पिछली जो सरकार अभी महागठबंधन की थी उसमें शिक्षा मंत्री राजद का ही था। उस समय शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए लोगों ने क्या किया, लोग वो देख ले। रह गई बात कलम बांटने की, तो भाई हम लोग तो इसका विरोध करते हैं कि आप कलम बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, लोगों का वोट लेते हैं। कलम बांटने से लोगों का भला थोड़ी होगा। लोग, आप अगर बांट सकते हैं तो ज्ञान बांटिए, शिक्षा बांटिए, रोजगार बांटिए। कलम बांट कर लोगों को लुभाने का प्रयास करना, ये तो बहुत सिंबॉलिक चीज है, उसका कोई महत्व तो नहीं है। तो आप इसको विरोध क्यों कर रहे थे कि कलम बांट दिया, इससे क्या होने वाला है? आप बताइए कलम बांटने से क्या होगा, आप बताइए। मैं विरोध कर रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए गलत हो सकती है। पत्रकार होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते आप क्या समझते हैं कि कलम बांटने से स्थिति सुधर जाएगी? नीतीश कुमार साइकिल बांट रहे हैं पिछले 20 साल से। नीतीश कुमार बच्चों को पोशाक सरकार के खर्चे से बंटवा रहे हैं, किताब बंटवाया जा रहा है। क्या उससे शिक्षा व्यवस्था बिहार में सुधरी है? भाई पिछले 15-20 साल में शिक्षा व्यवस्था सब बिल्कुल गर्त में चली गई। पोशाक, कलम, कागज, खाना, खिचड़ी बांटने से ही तो शिक्षा की व्यवस्था सुधर जानी होती। तब तो अभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था देश में सबसे अच्छी होनी चाहिए थी। ये लोग या तो खुद मूर्ख हैं या दूसरों को सबको मूर्ख बना रहे हैं। कोई ये पूछ नहीं रहा है कि तेजस्वी यादव, अगर आप कलम बांट के शिक्षा सुधारना चाहते हैं तो नीतीश कुमार तो स्कूल बैग बांट रहे हैं, नीतीश कुमार ने तो किताब बांटी, नीतीश कुमार ने पोशाक बांटा, नीतीश कुमार, बिहार सरकार ने यहाँ पर साइकिल बांटी। उससे क्या शिक्षा की स्थिति सुधरी? आप लोग जबरदस्ती एक नैरेटिव सेट करते हैं जंगल राज का, मैं तो कलम बांट रहा हूँ। किसने कहा कि जबरदस्ती कर? पहली बात तो ये समझे, जबरदस्ती का मतलब क्या है? क्या प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद की सरकार जंगल राज था? अरे भाई, ये किसी दल ने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा। ये माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। ये किसी व्यक्ति विशेष का बयान नहीं है। और वो क्यों किस संदर्भ में कहा? 15 बरस जो बिहार में लूट पाट, अपहरण, हत्या, रंगदारी, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। तेजस्वी यादव के प्रमाण की थोड़ी ना जरूरत है। बिहार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो 2005 तक का जो दौर था, उसकी जो भयावह स्थिति थी, लोग हजारों की संख्या में पटना से छोड़कर, व्यापारी व्यवसायी छोड़कर भाग गए, दिन दहाड़े गोली चलाना, अपहरण करना, हत्या, लूट पाट, ये तो कौन नहीं जानता है। अगर वो जंगल राज नहीं था तो क्या जंगल राज है, ये बता दीजिए। तब तो मुझे डर लगता है, अगर उसको ये लोग सुशासन बता रहे हैं तो कहीं गलती से सत्ता में आ गए तब तो भैया उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। आप ये समझिए, 1990 से 2005 के शासन को अगर तेजस्वी यादव अच्छा बता रहे हैं तो बिहार की जनता समझ ले कि भैया किस तरह का शासन आने वाला है अगर तेजस्वी यादव जैसे लोगों को कभी गलती से मौका मिल जाए तो।
स्थिति उससे भी भयावह हो जाएगी। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं। प्रशांत जी, नीतीश कुमार का बात करेंगे, जिक्र करेंगे अभी, क्योंकि उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन अमित शाह का पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जो बयान आया है, उसके बाद एक फिर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। कहते हैं नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कौन बनेगा वक्त बताएगा, समय आने पर पता चलेगा। ये संशय की स्थिति हम लोग जैसे लोगों के मन में कभी नहीं है। आप मेरा पीछे का 20 बयान उठाकर देख लीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वो चुप मुख्यमंत्री बने रह सके। जो व्यक्ति स्टेज पर बैठकर प्रधानमंत्री जो उनके बगल में बैठे हैं उनका नाम भूल जा रहा है, उस व्यक्ति से आप अपेक्षा करते हैं कि वो बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट का लीडरशिप लेके चले। अगर ये बात आपको पता है, हमको पता है, बिहार के सामान्य लोगों को पता है, तो ये कैसे संभव है कि अमित शाह और मोदी जी को ये पता नहीं है? भाई उन्हें भी पता है, लेकिन जो राजनीतिक मजबूरियां हैं उनकी, भाजपा का अपने दम पर चुनाव लड़ने की न तैयारी है न दम है, तो उनको अभी लड़ना है नीतीश कुमार के साथ। तो किसी तरीके से जिसको कहते हैं ढांक तोप के भैया चुनाव लड़ लो, और अगर गलती से सत्ता आ गई हाथ में, किसी तरह मौका मिल गया, तो नीतीश को हटाकर जो जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में किया, अपना कोई व्यक्ति ये लोग बनाएंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार ना सरकार चला रहे हैं, ना पार्टी चला रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन चला रहे हैं। ये सब कुछ भाजपा चला रही है, अमित शाह चला रहे हैं, उनके द्वारा अपॉइंटेड यहाँ पर 2-4 अधिकारी और जो यहाँ के भाजपा के बड़े नेता हैं वो चला रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जब अगर उनको मौका गलती से मिल गया तब तो वो अपना ही लोग बैठाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़े ज्ञान या रेवलेशन की बात नहीं है। हमने, आप जाके मेरा भाषण देख लीजिए, बयान, यानी आपको भी हमने कहा है कि अगर नीतीश कुमार, अगर मोदी जी में और अमित शाह में दम है, राजनीतिक कॉन्फिडेंस, विश्वास है, तो आकर बिहार की जनता को घोषित कर दें कि भाई अगर नवंबर में चुनाव होगा और एनडीए को बहुमत मिलेगी तो नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। ये वो नहीं कह सकते हैं भाई, ये तो नीतीश के समर्थकों को समझना चाहिए। वो ये नहीं कह सकते, वो तो नीतीश कुमार को उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह 2-3 महीना निकाल लो। तो फिर आखिर फिर मुख्यमंत्री कौन होगा अगर एनडीए कौन होगा? ये भाई पहली बात तो बिहार में नया मुख्यमंत्री होगा, ये तय कर लो, आप लिख लो मेरी बात को। नवंबर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता को तय करना है, जनता को वोट देने दीजिए। ये कोई राजतंत्र थोड़ी ना है, कोई गवर्नर की नियुक्ति थोड़ी ना कि जो अमित शाह चाहेंगे उसी को नियुक्त कर देंगे। बिहार की जनता जिसको वोट देगी वो नियुक्त होगा कि वो मुख्यमंत्री कौन होगा। अच्छा प्रशांत जी, लगातार आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री भी बिहार का दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बहुत एग्रेसिवली जो है वो बिहार आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या लगता है इस बार कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के लिए कुछ इस बार मौका है क्या? देखिए, मतलब बिहार की जनता को इतना मूर्ख ना समझा जाए। राहुल गांधी चुनाव के अलावा, जब चुनाव का समय नहीं है, तो पिछले 10 वर्ष में राहुल गांधी किस दिन बिहार आए हैं हमको बता दीजिए। 1-2 दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 10 वर्ष की बात कर रहा हूं। 10 वर्ष में राहुल गांधी कितनी बार बिहार आए हैं? मैंने कैमरे पर कहा, फिर रिपीट कर देता हूं, अगर राहुल गांधी चुनाव के अलावा कभी बिहार में आए हो, एक दिन भी अगर आए हो, किसी गांव में एक रात गुजारा हो, आप बता दीजिए, हम राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। जो व्यक्ति, अभी उनकी उम्र 50 साल 52 साल होगी, मुझे याद नहीं है, 50 से तो ज्यादा जरूर है। 50 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति ने 50 घंटे नहीं निकाले बिहार के लिए, वो आदमी बिहार में आकर बड़ी बड़ी बात करता है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा छोटा राज्य बिहार। बताइए किस तरह की ये लोग रखती है। दिल्ली में ये लोग बैठते हैं, बिहारियों के नाम पर हंसते हैं, बिहारियों का मखौल उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी। मैं इसलिए तुम कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को इसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए। 2 साल जुमा हुआ है उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने हुए। पहले टीडीपी में था, उससे पहले भाजपा आरएसएस में था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने कैमरे पर कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए मजदूरी करने वाला डीएनए है, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। बताइए, ये आदमी कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी ने आज तक उस पर एक बयान दिया? राहुल गांधी की छोड़िए, जितने कांग्रेसी हैं कंबल ओढ़ के घी पीने वाले, ये कांग्रेस का झंडा लेते हैं, लालू का लालटेन बुलंद करते हैं, लालू के लालटेन का रोशनी बढ़ाते हैं। ये जितने कांग्रेसी हैं, आप किसी को पकड़ के पूछिए कि रेवंत रेड्डी ने ये कहा है कि नहीं, और अगर कहा है तो तुम लोगों ने उसका क्या जवाब दिया। आप एक और कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करने वाला,
और दूसरी ओर आकर आप बिहार में बड़ी बड़ी बात करते हैं, वोट मांगते हैं। अगर भाई हम लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो क्यों आए हो बिहार में? रहो तेलंगाना में, तेलंगाना में रहो, बिहार में क्यों आते हो भाई? बिहार में क्यों आते हो? और अगर कहता है कि बिहार में बहुत अच्छी व्यवस्था है, अभी बताइए राहुल गांधी की स्थिति देखिए, खुद ही जातीय जनगणना कराया, यहाँ पर आकर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो जो जातीय जनगणना हुई है वो फेक है। इस व्यक्ति को ये भी नहीं समझ है कि जो जातीय जनगणना हुई उसमें कांग्रेस के लोग बाजाबता कैबिनेट में मंत्री थे। पता नहीं इन लोग को कौन ब्रीफ करता है, ये लोग क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं। अरे भाई, तुम्हारी सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया उसी को तुम आकर अभी कह रहे हो कि वो तो फेक जातीय जनगणना था, हम लोग की सरकार बनेगी तो फिर से हम आपको जातीय जनगणना कराएंगे। अच्छा, एक पिछले दिनों अभी देख रहे होंगे बिहार में एक बड़ा शब्द चला है, दामाद, दामादवाद, दामाद आयोग। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जो ये नियुक्तियां उन्होंने की हैं आयोगों में, विभिन्न दामादों को जो जिक्र किया गया है, क्या चल रहा है आखिर? ये नियुक्तियां नीतीश कुमार को जानकारी है इसके बारे में? आप मुझे 3 साल से यहाँ काम करते हुए देख रहे हैं, मैं इस तरह के दामाद आयोग, बेटा आयोग, इस तरह की बात नहीं करता हूँ। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि किसका दामाद, किसकी बेटी, किसका भाई, किसका भतीजा सरकार में गया या उसको फायदा हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने कही कि नीतीश कुमार ने ये नियुक्तियां की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नीतीश कुमार ने ये नियुक्ति की है या नहीं। उनको जानकारी है? नीतीश कुमार को जानकारी ही नहीं है। जो तबादले हो रहे हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, जो नियुक्तियां हो रही, जो मनोनयन हो रहा है, इसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है। नीतीश कुमार को तो कुछ पता ही नहीं है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार की हालत ये है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं भाई, बिहार में किसी से ज्यादा जानता हूं। नीतीश कुमार के रहते हुए, वो चाहे उस व्यक्ति में 100 गलती हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप नीतीश कुमार को कोई व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्ट नहीं कह सकता। मैं भी नहीं कह सकता हूं, कोई नहीं कहेगा। उस व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम हाउस से खुलेआम ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रोज पैसा और बोली लगाई जा रही है, कभी संभव था? हम उस मुख्यमंत्री आवास में रहे हैं भाई, दूसरे लोग बाहर से देखे होंगे। किसी की मजाल है कि यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नीतीश कुमार को जाकर सीएम हाउस में पैसे की बात कर ले? आज ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार को समझ नहीं है। समझ इसलिए नहीं है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, ये उनके अगल बगल बैठे हुए 4-5 लोग हैं। और देखिए कि किसकी नियुक्ति हुई है, उन्हीं लोगों के परिवार की नियुक्ति हो रही है जो उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। अब बताइए, ये नेता है अशोक चौधरी, इसका मैंने नाम रखा है सर्वदलीय नेता, क्योंकि बिहार में, यूपी में, देश में हम लोगों ने देखा है नेता दल बदलता है। अशोक चौधरी ने एक नया पैमाना सेट कर दिया। एक ही समय में अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों को अलग अलग दलों में रख दिया। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी एलजेपी में, और दामाद कहता है आरएसएस बीजेपी में। मतलब किसी भी दल में की सरकार रहे, कोई भी विपक्ष में रहे, सब में अशोक चौधरी है। इससे भी बात नहीं बनी तो ये आदमी अब अपने को प्रोफेसर बना लिया। बताइए, जिस राज्य में पढ़े लिखे युवा 10-10 साल संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, वहां ये 56-58 साल का मंत्री अपने आप को पटना यूनिवर्सिटी में किस क्वालिफिकेशन पर प्रोफेसर बनाया है? कल लोगों ने सवाल मेरे से पूछा तो मैंने बताया भाई और कुछ नहीं, अब इसको मालूम है इस व्यक्ति को कि नवंबर में इसकी बेरोजगारी आने वाली है, तो उससे पहले ये पटना यूनिवर्सिटी में, बताइए पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे हो गए, किस आधार पर हुआ, कौन नियुक्ति किया, कौन परीक्षा पास किए हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो नीतीश के इर्द गिर्द होकर सरकार का लाभ उठा रहे हैं, मलाई मार रहे हैं। इन्हीं के बेटी, इन्हीं के दामाद, इन्हीं के भाई, इन्हीं के, सिर्फ अशोक चौधरी अकेले नहीं है, 5-7 लोग हैं जो बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है। 3-4 अफसर और 3-4 उगाही मंत्री, यही सब ये काम करता है। अच्छा, कल एक चर्चा चली संविधान बदलने को लेकर, बड़ी मतलब उसको लेकर चर्चा हुई। जो आरएसएस के नेता हैं दत्तात्रेय हसबोले, उन्होंने कहा कि सेक्युलर सोशलिस्ट शब्दों पर जो है समीक्षा होनी चाहिए, इमरजेंसी के दौरान ये सब शब्दों को। दत्तात्रेय संविधान मतलब पार्लियामेंट में हैं? दत्तात्रेय कौन होते हैं संविधान में परिवर्तन करने की बात करने वाले? आप संघ चलाते हैं, संघ का संविधान बना सकते हैं। आप देश का संविधान बनाने का अधिकार आपको किसने दिया? देश के संविधान पर तो टीका टिप्पणी चेंज करने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठे हैं उनका निर्णय है। क्या भाजपा के किसी नेता का दम है कि कहेगा कि हम ये शब्द हटाएंगे या संविधान में परिवर्तन करेंगे? तो बाकी आप अपने गांव में, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपनी सभा में बैठ के कुछ भी कह लीजिए। संविधान में परिवर्तन का जो प्रक्रिया है, चर्चा का या परिवर्तन का, वो तो पार्लियामेंट तय करता है, और पार्लियामेंट इस देश की जनता बनाती है। देश की जनता ने अभी चुनाव में उस पार्लियामेंट का स्वरूप तय किया है, पक्ष विपक्ष सबको चुनकर भेजा है।
अगर वो लोग ये बात नहीं कर रहे तो दूसरे किसी की बात को ना गंभीरता से लेना चाहिए, ना उसको ये महत्ता दी जानी चाहिए कि भाई वो चर्चा शुरू करा दे कि संविधान में क्या होना चाहिए। अच्छा, दो लोगों की बड़ी चर्चा चल रही है बिहार में इन दिनों। एक है चिराग पासवान की, जो बिहार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक तरीके से घोषणा हो भी गई है। दूसरी चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत की, कि राजनीति में उनको एंट्री करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या लगता है? दोनों ही फ्रिवलेस बात है। पहले आ जाइए निशांत पे। पिछले 6-8 महीने से समय समय पर जर्नलिस्ट लोग आकर ये सवाल पूछते हैं और हर सवाल के जवाब में मैंने कहा है कि निशांत राजनीति में नहीं है, और जहां तक मैं समझता हूं वो राजनीति में आना भी उनको नहीं है। आप लोग जबरदस्ती का किसी प्राइवेट सिटीजन के प्राइवेसी को गलत इस्तेमाल उसका कर रहे हैं अपने मीडिया का। भाई निशांत ने कहाँ कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं? नीतीश कुमार ने कहा? क्या जदयू के ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया? ये काहे रोज स्पेकुलेशन आप लोग चलाते हैं? आप बताइए, लालू जी के इतने बच्चे हैं, जो बच्चे उनके राजनीति में नहीं हैं, कहाँ उनकी चर्चा चल रही है? उन पर क्यों टीका टिप्पणी होनी चाहिए? अगर हमारा बेटा राजनीति में नहीं है तो उस पर टीका टिप्पणी क्यों होनी चाहिए? टीका टिप्पणी जो पब्लिक लाइफ में है उस पर होनी चाहिए पहली। और दूसरी बात आपने पूछी चिराग की, ये भी बिल्कुल फ्रिवलेस बात है। खाली आप लोग टीआरपी के लिए चलाते रहते रोज। अरे भाई, चिराग कब बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे कि अब करने लगे? चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे भाई, तो चुनाव लड़ने क्या मंत्री पद छोड़कर लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल है। अगर चिराग मंत्री पद छोड़कर चुनाव लड़े तो सवाल बनता है कि क्या चिराग अब बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे? बाकी वो बिहार से सांसद हैं, यहीं से चुनकर गए हैं, मंत्री बने हैं, उनका दल सिर्फ बिहार में ही राजनीति करता है। तो जब आप लोग कहते हैं कि चिराग बिहार में वापस आ रहे हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अच्छा, इससे पहले क्या यूपी में राजनीति कर रहे थे? अरे भाई, वो तो जीवन भर बिहार की राजनीति किए हैं, बिहार से ही राजनीति करते हैं। अगर चिराग एमपी के पद को छोड़कर, मंत्री के पद को छोड़कर आकर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो वो चर्चा का विषय होगा, वो उसकी बात होनी चाहिए, उस पर चर्चा होगी। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और जब वो कहेंगे तब उस बात को गंभीरता से सीएम का कंटेंडर आपको लगता है चिराग अपने आप को बना रहे हैं? कैसे होंगे आप बताइए भाई? ये भी बिल्कुल बेमानी फिजूल की बातें हैं। एनडीए में सीएम, अगर एनडीए को मौका मिलेगा तो वो तय सिर्फ 2 व्यक्ति करेंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। किसी तीसरे की ये ताकत नहीं है कि वो बता दे कि कौन सीएम होगा या मैं होऊंगा कि कौन होगा, ये वो नहीं बोल सकता है। इसी तरीके से आप लोगों ने कहा यूपीए के गठबंधन के लिए कि राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं, खड़गे नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, अगर राजद गठबंधन को मौका मिलेगा तो उसका चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि उस दल को, उस गठबंधन को लालू यादव चलाते हैं, राहुल गांधी नहीं चलाते हैं, खड़गे नहीं चलाते हैं, कन्हैया कुमार नहीं चलाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग क्लियर, आपको भी है, खाली बेकार का न्यूज बनाने के लिए आप लोग सवाल पूछते हैं। लोगों ने कहा अरे भाई कन्हैया कुमार आ गए, कांग्रेस वाले तेजस्वी के नाम पर नहीं तैयार हो रहे। कांग्रेस की क्या औकात है बिहार में? कांग्रेस की क्या औकात है? कांग्रेसियों की ये औकात है कि वो जाकर लालू जी को बोल दे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये संभव है? आप पत्रकार है, बताइए। ये लालू जी क्या है, अपॉइंटमेंट ना मिले इनको 10-10 दिन? कांग्रेस से बड़े पदाधिकारी को जो यहाँ राज्य में है, जो जनरल सेक्रेटरी है, इंचार्ज, अगर वो चाहे तो 10 दिन हम लालू जी से जाके मिल लें तो मिल नहीं सकता है। वो बताएगा लालू जी को कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार में। तो ये बेमानी बात है। चिराग पासवान क्या, अगर एनडीए को बहुमत मिल जाए और अमित शाह मोदी चाहे तो जिसको चाहे उसको बना देंगे, आपको चाहे आपको बना देंगे। अच्छा, पटना में एक सनातन महाकुंभ होने वाला है, अश्विनी चौबे ने वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इस तरीके का कार्यक्रम चुनावी वर्ष में। देखिए, ऐसा है, जब चुनाव आएगा तो राजद क्या करेगा? जाति की बात करेगा, अगड़ा पिछड़ा करेगा। जब चुनाव आएगा तो भाजपा वाले क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान करेंगे, सनातन की बात करेंगे। अरे भाई, तुम सनातन की बात करो, अगड़े पिछड़े की बात करो, सामाजिक न्याय की बात करो, समाजवाद की बात करो। पहले ये बताओ कि बिहार में लोगों को रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब रुकेगा? पहले ये बताओ कि बिहार में शिक्षा स्थिति कब सुधरेगी? पहले ये बताओ कि बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी? बिहार के बंद चीनी मिल चालू कब होंगे? पहले ये बताओ कि बिहार में जो लूटपाट हो रहा है, वो सनातन का यज्ञ करा रहे हैं, उसी यज्ञ में के द्वारा ये भी निकलवाइए कि जो लूट मची हुई है, ये भाजपा के मंत्री लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं। अश्विनी चौबे को ये भी बताना चाहिए कि भाई उनके प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जबरदस्ती कटिहार में कॉलेज पर कब्जा किया हुआ है, मेडिकल कॉलेज पर, किशनगंज में। किशनगंज के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया हुआ। पहला आदमी प्रशांत किशोर कैमरे पर कह रहा है कि कब्जा किया हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए।
कैसे एक सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज पर एक दिलीप जायसवाल जैसे व्यक्ति का जो वहां एम्प्लॉय था उसका कंट्रोल नियंत्रण हो गया। जिन लोगों ने कॉलेज शुरू किया वो सारे लोगों को हटाकर बाहर कर दिया गया। जो मौलेश्वर सिंह थे जिन्होंने कॉलेज की स्थापना की, उनकी पत्नी जो उसमें लाइफ टाइम ट्रस्टी थी, वो लोग कहाँ गए, उनके बच्चे कहाँ गए, उनके ट्रस्टीज कहाँ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अश्विनी चौबे को यज्ञ से पहले यह भी बताना चाहिए, जैसे यज्ञ से पहले आदमी यज्ञोपवीत करता है ना अपनी शुद्धिकरण, तो यज्ञ तब कीजिए जब ये शुद्धिकरण कर लीजिए। प्रशांत जी, लास्ट में आखिरी एक सवाल, दो सवाल और है। आज आप नालंदा जा रहे हैं, नीतीश कुमार के गृह जिले में, फिर आज आप जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार जन स्वराज को, आप पिछले कई दिनों से आपकी यात्रा भी चल रही है, इस बार आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जन स्वराज की क्या स्थिति क्या है बिहार में? क्या एक तीसरा मोर्चा एक तरीके से? स्वराज की क्या स्थिति है इसका आकलन आप लोग कीजिए। हम लोग जो बात कह रहे हैं कि बिहार में पहली बार 25-30 सालों के बाद त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और वो मुकाबला साफ है। एक और तेजस्वी यादव एक यूपीए का गठबंधन है, तेजस्वी लालू का यूपीए का गठबंधन है, एक और मोदी शाह का एनडीए, मोदी शाह नीतीश का एनडीए गठबंधन है और एक और जन स्वराज है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से चली हुई व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं कि आप बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। बिहार की जनता को तय करने दीजिए। जहां तक हम लोग का अपना आकलन है, 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, चाहे वो किसी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी गांव के हों, किसी क्षेत्र के हों। बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति आज की व्यवस्था से ऊब चुका है। 30-35 साल से राजनीतिक विकल्प के अभाव में भाजपा के डर से लालू के डर से भाजपा नीतीश को लोग वोट देते रहे। अब उनके सामने एक सशक्त ईमानदार विकल्प उपलब्ध है जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हम लोगों ने उनके सामने ये विकल्प रखा है, जनता को तय करने दीजिए। सरकार बनाने की स्थिति में आप आएंगे, उतनी सीटें आएंगी? या बिल्कुल बनाने की स्थिति में नहीं, व्यवस्था बदलने की स्थिति में आएंगे। इतनी सीट जीत कर आएंगे कि बिहार में नवंबर के बाद आप नई व्यवस्था देखेंगे, नई व्यवस्था देखेंगे। और आप जन स्वराज की ताकत अगर समझना है तो देख लीजिए कि आज महिलाओं का, वृद्धों का, विकलांगों का जो पेंशन बढ़ा है, 12-14 बरस हो गए इस योजना के चलते हुए। वो 400 रुपया से बढ़कर 410 रुपया नहीं हुआ था। 3 बरस जो जन स्वराज ने अभियान चलाया है, 1 करोड़ लोगों से हम लोग जाकर घर घर जो हस्ताक्षर लिए हैं, बात किए हैं, उसका परिणाम है कि आज सरकार डर के मारे वृद्धों का, महिलाओं का, विकलांगों का, विधवाओं का पेंशन ये बढ़ाकर 400 से 1100 करने की इन्होंने घोषणा की है। अभी भी ये पूरा आंख में धूल झोंक रहे हैं क्योंकि 1.25 करोड़ लोग हैं इस कैटेगरी में जो 60 से ऊपर हैं, जो वृद्ध हैं, जो विकलांग हैं या विधवा है। सरकार सिर्फ 25 लाख लोगों को ही ये पैसा दे रही है। लेकिन चलिए, हम लोग को सेटिस्फेक्शन ये है, खुशी इस बात के लिए है कि 2 साल के प्रयास से सही, एमएलए जीते न जीते, कोई काम हो न हो, सरकार बने न बने, लेकिन कम से कम 25 लाख लोगों के जीवन में मामूली ही सही कुछ सुधार तो हुआ। 400 के जगह उसको कल से 1100 रुपए तो मिलने लगेगा। ये जन स्वराज की ताकत है, ये लोकतंत्र में नागरिकों के सचेत होने की ताकत है। चलिए प्रशांत किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।